हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नो बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं पंचायती राज सिस्टम। इसको हम एमसीक्यू के रूप में हम सॉल्व करेंगे और हम जानेंगे कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। रेलवे, एसएससी, पीसीएस, आईबी, सभी तरह के परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पंचायती राज सिस्टम से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पंचायती राज सिस्टम को एमसीक्यू के फॉर्म में हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू, पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था किस अमेंडमेंट के अंतर्गत? तो हमारे पास ऑप्शन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है, आप ज़रा गेस करें और इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलिए, तो आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में आया था, जबकि इसको इन्फोर्स किया गया था 1993 में। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट कब का था? 1992 का। तो हमारा आंसर है ए नंबर, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता कमेटी recommended the establishment of democratic decentralization scheme which ultimately came to be known as पंचायती राज. The committee gave its recommendation in, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम को इस्टेब्लिश किया जाए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसेंट्रलाइज करना। तो इस तरह का एक स्कीम को इस्टेब्लिश किया जाए जिसे बाद में क्या कहा गया? पंचायती राज सिस्टम कहा गया। तो इस कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए थे और मेनली क्वेश्चन ये है कि इन्होंने रिकमेंडेशन कब दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1953, 1955, 1957, 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1957। तो इन्होंने रिकमेंडेशन जो दिए थे वो 1957 में दिए थे, इन्होंने सबमिट कर दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड 3-tier पंचायती राज सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउट ऑफ देम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय कमेटी ने 3-tier पंचायत राज सिस्टम का रिकमेंडेशन दिया था। तो 3-tier पंचायती राज सिस्टम में नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा 3-tier पंचायती राज सिस्टम का नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और राज्य परिषद होना चाहिए, परिषद हो गया, ये राज्य परिषद एट द स्टेट लेवल। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होगा डी नंबर, राज्य परिषद एट द स्टेट लेवल। ऐसी कोई राज्य परिषद नहीं होती है। 3-tier सिस्टम के अंतर्गत बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि ये 3-tier पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। एक विलेज लेवल पे होना चाहिए, एक पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जो है ये अपर मोस्ट पंचायती राज है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्य परिषद एट द स्टेट लेवल, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी। तो और एक बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था और ये सबसे पहली कमेटी थी पंचायती राज के एस्टेब्लिशमेंट में। तो ऑप्शन है ग्राम पंचायत टू हैव डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, पंचायत समिति एंड जिला परिषद टू हैव इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, पंचायत समिति टू बी एडवाइजरी बॉडी वाइल जिला परिषद टू बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? मतलब जो रिकमेंडेशन दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, तो वो इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में माना गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, और जिला परिषद को इन्होंने एडवाइज़ किया था कि ये एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए, और पंचायत समिति ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए। मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो पंचायत बनेगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जो अपर लेवल पे जो पंचायत बनेगी वो एडवाइजरी बॉडी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज वॉज, सबसे पहला राज्य कौन था जिसने पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया? तो आपके पास ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने 1959 में पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन। द सेकंड स्टेट ऑफ इंडिया टू इस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम वाज, तो पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला, इसको इस्टेब्लिशमेंट करने वाला ये सेकंड राज्य इंडिया का कौन था? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो ये सही आंसर होगा डी नंबर,
आंध्र प्रदेश। पहला राज्य था राजस्थान और दूसरा स्टेट था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी भी बनी थी और इसने क्या रिकमेंडेशन दिए थे, और क्वेश्चन है कि ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनका रिकमेंडेशन नहीं था। पहला ऑप्शन है 2 टियर सिस्टम, जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। दूसरा ऑप्शन है जिला परिषद टू बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तीसरा ऑप्शन है ए मिनिस्टर फॉर पंचायती राज टू बी अपॉइंटेड। और चौथा ऑप्शन है नो सीट फॉर SCs एंड STs टू बी रिजर्व्ड। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि SC और ST के लिए रिजर्व्ड सीट नहीं होने चाहिए। ये रिकमेंडेशन तो किसी भी समिति का नहीं था, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। तो नीचे कुछ कमेटियाँ दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कमेटी नहीं है। LM सिंघवी कमेटी, थंगन कमेटी, गडगिल कमेटी या महालानोबिस कमेटी। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका सही आंसर है डी, महालानोबिस कमेटी। नेक्स्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 हैज़ एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें मतलब किस पार्ट को ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ने। तो आई होप आपको पता चल गया होगा आंसर। ऑप्शन है पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्ट 9, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 9 दी पंचायत्स, पार्ट 9 को दी पंचायत्स भी कहा गया है। प्रोविजंस आर कंटेंट इन आर्टिकल फ्रॉम, मतलब पार्ट 9 कितने से कितने आर्टिकल के अंदर है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपके पास ऑप्शन है 243 टू 243L, 243 टू 243M, 243 टू 243O, 243 टू 243N। तो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 243 से 243O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म्स सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज डिटरमिन्ड बाय डॉट डॉट डॉट। तो ग्राम सभा को जो ग्राम सभा जो पावर्स का इस्तेमाल करेंगी या फिर जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, जो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे विलेज लेवल पे, ये कौन डिटरमाइन करता है, मतलब कौन निर्णय लेता है कि ग्राम सभा को क्या फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए या फिर कौन से पावर्स उनको एक्सरसाइज करने चाहिए, ये कौन डिटरमाइन करेगा। तो आपके पास ऑप्शन है लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा इसका, ए नंबर, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट में नॉट कंस्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल इफ़ इट हैज़ पॉपुलेशन लेस देन, मतलब कोई भी स्टेट इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत नहीं बना सकता है यदि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितना से कम हो। तो आपके पास ऑप्शन है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली, इलेक्टेड इनडायरेक्टली, नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड। तो आपका क्या आंसर है, आई होप आपने आंसर कर लिया होगा इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इलेक्टेड डायरेक्टली। मतलब पंचायत के सारे मेंबर, चाहे वो विलेज लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इन सारे मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स is elected dot 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 by and from amongst the elected members thereof। तो पंचायत मतलब इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत में उनके चेयरमैन को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है डायरेक्टली इलेक्ट होंगे या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, नीदर ऑफ द एबव, ईदर ऑफ द एबव। तो पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होंगे उनके चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इनडायरेक्टली। तो जो मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली होगा, लेकिन चेयरमैन एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड अपर लेवल, इसके जो चेयरमैन का जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्टली होगा। तो आपका आंसर है बी नंबर, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल आर इलेक्टेड इन द मैनर एज डिटरमिन्ड बाय। तो जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे पंचायत के विलेज लेवल पे, तो उनका इलेक्शन जो होगा ये मैनर कौन तय करेगा, मतलब किस तरीके से इलेक्शन होगा, ये डिटर्मिनेशन कौन करेगा, ये निर्णय कौन लेगा। तो आपके ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, पंचायत समिति या जिला समिति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर,
स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ही ये तय करेगा कि जो पंचायत के इलेक्शंस होंगे विलेज लेवल पे, ये किस तरीके से इलेक्शन होगा, ये डिटर्मिनेशन कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73rd Amendment Act of 1992 provides for the reservation of women in panchayats not less than ... of the total member of seats। तो ये पूछ रहा है कि 1992 का जो अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट, इसमें क्या प्रोविजन किए गए हैं वुमेन के रिजर्वेशन के लिए। तो वुमेन के रिजर्वेशन पंचायत में जो वुमेन का रिजर्वेशन होगा वो कितना से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन है 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, 1/4 से कम नहीं होना चाहिए, या 1/5 से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 1/6 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जितनी सीटों पर इलेक्शन हो रहे हों वुमेन का रिप्रेजेंटेशन या वुमेन का रिजर्वेशन, उनमें से 1/3 सीट पर वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में प्रोविज़न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत्स एट ईच लेवल ... मतलब जो चेयरपर्सन का इलेक्शन होगा, चेयरपर्सन का ऑफिस होगा पंचायत एट ईच लेवल, चाहे विलेज लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तो इसमें जो चेयरपर्सन की जो सीट होगी या चेयरपर्सन का जो ऑफिस होगा उसका कितनवां भाग में वुमेन का रिजर्वेशन होगा, मतलब वुमेन का रिजर्वेशन उनमें से कितने % पर होगा या फिर कितनवां भाग में होगा। तो ऑप्शन है 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, या 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो इसमें क्लियरली आपका आंसर होना चाहिए डी नंबर। आंसर देखते हैं डी, मतलब 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स में वुमेन का रिजर्वेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ सीट्स इन द पंचायत्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट ऑफ, मतलब कौन से स्टेट में रिजर्वेशंस नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिए, कौन से स्टेट में पंचायत के अंदर रिजर्वेशंस नहीं है शेड्यूल कास्ट, मतलब एससी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया किसी स्टेट में। तो आपका ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये फुली इनहैबिटेड बाय ट्राइबल्स है। यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल्स रहते हैं, एससी नहीं रहते हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट वाले नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो आपका सही आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पंचायत एट ईच लेवल। तो ईच लेवल पे, मतलब प्रत्येक लेवल पे जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पंचायत होगा वो कितने साल का होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स ऑफ इट्स ड्यूरेशन फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ ... तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर पंचायत का डिसोल्यूशन हो जाता है प्री मैच्योर, है ना, जब मतलब 5 साल के लिए इलेक्शन, 5 साल के लिए पंचायत को चुना जाता है, लेकिन 5 साल पूरा करने से पहले ही अगर ड्यूरेशन इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, ये भंग हो जाता है, तो फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट हो जाने चाहिए कितने पीरियड के अंदर। ऑप्शन है 3 मंथ्स, 6 वीक्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर। तो ये तो सभी केस में 6 मंथ्स ही है, आंसर आपका सी नंबर है। चाहे ये लोकसभा के डिजोल्व होने की बात हो, चाहे ये पंचायत के डिजोल्व होने की बात हो, ये 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत द न्यूली इलेक्टेड पंचायत एंजॉयज द फुल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सेकंड ऑप्शन है द न्यूली इलेक्टेड पंचायत रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। थर्ड ऑप्शन है द टर्म इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। डी है नन ऑफ द एबव। ये पूछा जा रहा है कि जब पंचायत का प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब टर्म पूरा करने से पहले ही डिजोल्व हो जाता है, 5 साल पूरा करने से पहले ही डिजोल्व हो जाता है, तो उस केस में जो नया पंचायत इलेक्ट होगा वो क्या पूरे 5 साल एंजॉय कर पाएगा, मतलब 5 साल पीरियड तक वो पंचायत काम करेगा, या फिर डिजोल्व होने के बाद जितना पीरियड बचता है 5 साल पूरा होने में, बस उतने शेष पीरियड को वो एंजॉय करेगा, या फिर ये राज्य के लेजिस्लेचर में तय होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मतलब अगर 5 साल पूरा करने से पहले ही पंचायत डिजोल्व हो जाता है, मान लीजिए कि 4 साल पूरा करने के बाद पंचायत डिजोल्व हो गया, और मतलब 1 साल, मतलब 5 साल का पीरियड होता है लेकिन 4 साल में ही डिजोल्व हो गया और 1 साल शेष बच गया, तो जो नया पंचायत इलेक्ट होगा वो जो रिमाइंडर पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए वो पंचायत चुना जाएगा। इसके बाद वो 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो पंचायत फिर डिजोल्व हो जाएगा और फिर फ्रेश इलेक्शन हो जाएगा, जिसका टर्म हो जाएगा 5 ईयर्स तक। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर।
सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स इज वेस्टेड इन द डॉट डॉट डॉट। मतलब जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत के वो पावर किसके पास होता है? ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, बी नंबर। तो पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ये तो कोई होता ही नहीं है। तो आपका आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपलसरी और मैंडेटरी प्रोविजन इन द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट का या फिर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा कंपलसरी या मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा एट विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत्स, indirect elections to the post of chairperson of panchayats at the intermediate and district levels, endowing the gram sabha with powers and functions at the village level। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये एक वॉलंटरी प्रोविज़न है, ठीक है, ये कंपलसरी या मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ये वॉलंटरी प्रोविज़न है। वॉलंटरी प्रोविज़न का मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है इस पर अपनी इच्छा अनुसार या फिर विलेज पंचायत या फिर ग्राम सभा के कंसोनेंस से ही कोई कानून बना सकता है और इस पर कुछ लिबरलाइजेशन दे सकता है, ठीक है। और बाकी जो 3 है ABC ये कंपलसरी प्रोविज़न है, ये कंपलसरी फीचर्स हैं या मैंडेटरी फीचर्स हैं पंचायत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू द पंचायत्स। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन A state finance commission is constituted after every years to review the financial position of the panchayats। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत को रिव्यू करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन कितने सालों में एक बार बनता है? तो आपके पास ऑप्शन है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स या 2 ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 5 ईयर्स। तो हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है जो पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द पंचायत्स अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पंचायत को कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं या पंचायत के परव्यू में, पंचायत के दायरे में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? तो 19, 25, 29 या फिर 40। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 29, सी नंबर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नो 5th शेड्यूल एरिया। 5th शेड्यूल एरिया किस स्टेट में नहीं पाया जाता है? चलिए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार या मध्य प्रदेश। झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में तो पाया जाता है लेकिन ये बिहार में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए 5th शेड्यूल क्या होता है, पेसा एक्ट क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स हैव 5th शेड्यूल एरियाज इन इंडिया। तो कितने स्टेट्स के पास 5th शेड्यूल एरिया है, मतलब कितने स्टेट्स में 5th शेड्यूल एरियाज मिलते हैं इंडिया के अंदर? तो 6, 8, 10 या 13। तो सही आंसर है 10 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नो 5th शेड्यूल एरिया। फिर से वही क्वेश्चन कि 5th शेड्यूल एरिया किस राज्य में नहीं है। तो टोटल 10 स्टेट्स में 5th शेड्यूल एरिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ए राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर है आपका डी नंबर वेस्ट बंगाल। बाकी तीनों में 5th शेड्यूल एरिया पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन applicable is part 9 of the constitution applicable to 5th शेड्यूल एरियाज। क्या पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 5th शेड्यूल एरियाज में अप्लीकेबल है? पंचायत यानी पंचायत राज सिस्टम पार्ट 9 के अंदर है, क्या वो 5th शेड्यूल एरियाज में अप्लीकेबल है? तो येस या नो। तो सही आंसर हो जाएगा नो, ये 5th शेड्यूल एरिया में अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। 5th शेड्यूल एरिया अलग होता है, हालांकि धीरे धीरे उसको भी पंचायती राज सिस्टम से जोड़ने की कोशिश है, लेकिन 5th शेड्यूल एरिया ये अलग होता है, ये ट्राइबल एरियाज में ज़्यादातर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोविजंस ऑफ द पंचायत्स यानी प्रोविजंस ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट या फिर पेसा एक्ट वाज इनैक्टेड इन। पेसा एक्ट जो है इसको कब इनैक्ट किया गया था, ये कानून कब बना था? ऑप्शन है 1993, 1996, 2002, 2009। तो सही आंसर है बी नंबर आपका 1996 में ये पेसा एक्ट बना था। पेसा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत extension to the schedule areas। Next question which of the following is not an objective of the PESA Act of 1996। PESA Act का ऑब्जेक्टिव
निम्न में से कौन सा नहीं है? ए नंबर है एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 टू द शेड्यूल एरियाज विच सर्टेन विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस, मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हम पार्ट 9 को के प्रोविज़न को हम शेड्यूल एरियाज़ में एक्सटेंड करेंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव है। या फिर प्रोवाइडिंग सेल्फ रूल टू ट्राइबल पॉपुलेशन के सेल्फ रूल को प्रोवाइड करना, या फिर मूविंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, या सेंट्रलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ना, या फिर सेफ गार्डिंग एंड प्रिजर्विंग दी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के कस्टम्स को और उनके ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना और सेफ गार्ड करना। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है पेसा एक्ट का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मूविंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन के तरफ हमें बढ़ना नहीं है। पंचायती राज सिस्टम के अंदर तो हमें इसको डिसेंट्रलाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द पेसा एक्ट 1996 शुड बी इन कंसोनेंस विद द फॉलोइंग 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। तो पेसा एक्ट जो है 1996 का, इसके अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर ने शुड बी इन कंसोनेंस विद द फॉलोइंग 3, मतलब निम्न 3 में से ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके कंसोनेंस में कानून बनाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम, तो इनमें से कौन नहीं है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर किसके कंसोनेंस में कानून नहीं बनाएगा? बाकी 3 के कंसोनेंस में बनाएगा, लेकिन एक के कंसोनेंस में नहीं बनाएगा, वही एक आपको चूज करना है। तो कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज और डोगमेटिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोगमेटिज्म मतलब उनका अंधविश्वास वगैरह जो है, पुराना विश्वास वगैरह जो है, उनके कंसोनेंस में ये कानून नहीं होंगे। इस स्टेट लेजिस्लेचर जो बनाएगा वो कानून इनके कंसोनेंस में नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों के कंसोनेंस में होगा। मतलब जब भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाएगा तो उनको मतलब पंचायत एरिया के या विलेज लेवल पे जो कस्टमरी लॉज हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा स्टेट को, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट अप्रूव्स द प्लान, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द पंचायत एट द विलेज लेवल। मतलब पंचायत के द्वारा जो विलेज लेवल पे जो पंचायत है उसके द्वारा प्रोजेक्ट को या फिर प्लान्स को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो ग्राम सभा का अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल पे अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसका आपका सही आंसर है ग्राम सभा, ए नंबर। मतलब कोई भी प्लान या प्रोग्राम को लागू करने से पहले पंचायत एट विलेज लेवल को किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? ग्राम सभा की सहमति लेनी पड़ेगी। ग्राम सभा सहमत होगा तभी ये जाके पंचायत कोई भी प्लान को या प्रोग्राम्स को या प्रोजेक्ट को लागू कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर पेसा एक्ट 1996 द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंचायत एट ऑल लेवल्स इन शेड्यूल्ड एरियाज शुड नॉट बी लेस देन। इसका मतलब यह है कि शेड्यूल्ड एरियाज़ में जहाँ पे पेसा एक्ट लागू है वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पंचायत में रिजर्वेशन कितना से कम नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, शेड्यूल्ड एरियाज़ में कोई पंचायत है और उस पंचायत में शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन कितना से कम नहीं होना चाहिए। शेड्यूल्ड एरियाज़ मतलब 5th शेड्यूल में जो एरियाज़ मेंशन है उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे पेसा एक्ट भी लागू है वहाँ पे एसटी का रिजर्वेशन कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, या 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स से कम कभी नहीं होना चाहिए एसटी का रिजर्वेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स नॉट हैविंग रिप्रेजेंटेशन in the panchayats at the intermediate and district level but such nomination shall not exceed। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी राज्य सरकार, उस राज्य में इंटरमीडिएट लेवल और अपर लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होंगे उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब को अपॉइंट करेगा, बशर्ते कि शेड्यूल्ड ट्राइब का रिप्रेजेंटेशन उन पंचायतों में ना हो। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को जब अपॉइंट करेगा तो उनका रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए क्वेश्चन को, पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर पंचायत एट अपर लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें एसटी का रिजर्वेशन मतलब एसटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि
एसटी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ भी होना चाहिए। तो एसटी का रिजर्वेशन कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन है 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पंचायत, 3/4 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पंचायत, 1/5 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पंचायत, या 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पंचायत। इसका आंसर है डी नंबर, 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पंचायत। यानी अगर इंटरमीडिएट लेवल पे कोई पंचायत है तो उसमें किसी भी मतलब एसटी का रिजर्वेशन 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन उसी केस में दिया जाएगा जब एसटी का रिप्रेजेंटेशन उस पंचायत में नहीं हो। ठीक है, तो 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पंचायत, इतने पे ही स्टेट गवर्नमेंट किसी एसटी को अपॉइंट कर सकता है, 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा इज़ नॉट एंडोर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्राम सभा के पास निम्न में से कौन सा पावर नहीं है। पहला है ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द पावर टू मैनेज विलेज मार्केट्स, द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड एसटीज इन शेड्यूल्ड एरियाज, लैंड ऑफ एसटीज इन शेड्यूल्ड एरियाज, द पावर टू मेक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लॉज। फिर से समझिए क्वेश्चन को कि निम्न में से ग्राम सभा का पावर कौन सा नहीं है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ग्राम सभा का ओनरशिप होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। बी नंबर है द पावर टू मैनेज विलेज मार्केट, विलेज मार्केट्स को मैनेज करने का पावर ग्राम सभा के पास है, ये भी सही है। द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड ऑफ एसटीज इन शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज में जो है एसटी का लैंड को एक्विजिशन करना, ये इनका पावर भी ग्राम सभा के पास ही है। और पावर टू मेक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ सेंट्रल और स्टेट लॉज, तो ये डी नंबर जो है ये ग्राम सभा के पास इसका पावर नहीं है। वो अपनी मनमर्जी से कानून नहीं बना सकती है, विशेषकर तब जब वो सेंट्रल या स्टेट लॉज के अगेंस्ट हो, तो ये पावर उनके पास नहीं है। बाकी तीनों पावर ग्राम सभा के पास है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत रिसीव फंड्स फ्रॉम, पंचायत को फंड्स कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, बी नंबर devolution from the state government based on the recommendation of the state finance commission, सी नंबर loans grants from the state government। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब पंचायत को कहाँ से पैसा मिलेगा, या तो यूनियन गवर्नमेंट इनको ग्रांट दे दे, अनुदान दे दे, वो भी कब, जब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करें। दूसरा डेवोल्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट का डेवोल्यूशन, मतलब जितना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा वो उनमें से कुछ ग्राम सभा को भी बांट दे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिर सी नंबर लोन्स या फिर ग्रांट्स जो स्टेट गवर्नमेंट ग्राम सभा को देती है वो भी स्टेट का फंड बन जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शंस टू द पंचायत आर गवर्न बाय आर्टिकल, मतलब इलेक्शन, पंचायत का इलेक्शन जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन है। तो इसका ऑप्शन है 243K, 243L, 243M, 243N। तो इसका सही आंसर है ए नंबर 243K। ऑडिट ऑफ पंचायत आर लेड डाउन इन आर्टिकल, किस आर्टिकल में ऑडिट ऑफ पंचायत का जिक्र है। 243I, 243J, 243M, 243N। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243J, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव 2-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। तो 2-tier सिस्टम निम्न में से किस स्टेट में नहीं है। बिहार, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बाकी तीनों में 2-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज है। सिर्फ 3 राज्यों में, पूरे इंडिया में सिर्फ 3 राज्यों में 2-tier सिस्टम है, बाकी सभी में 3-tier सिस्टम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच।